अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सीमा है। मैं बिहार के भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। पीपीएससी में भी मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ही रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि तीन ऐसे इतिहास को आप तीन कालखंडों में बांटती हैं। क्या भारत का मध्यकालीन इतिहास विश्व के मध्यकालीन इतिहास के कालखंड से मेल खाता है? यस सर। भारत का मध्यकालीन इतिहास भी विश्व के मध्यकालीन इतिहास से मेल खाता है। जब सामंतवाद का प्रवेश हुआ यूरोप में, यहाँ पर भी हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था देखी गई है पूर्व मध्य काल में। 8वीं शताब्दी में इससे पहले भी स्टार्ट हो गया था, पर 8वीं शताब्दी में ये सामंतवाद जो था वो काफी अपने शीर्ष चरम पर था। तो मध्यकाल की शुरुआत सामंतवाद के विकास के साथ होती है। और ये हमारा आधुनिक भारत जो है वो पूंजीवाद के साथ स्टार्ट होता है। तो दोनों के बीच एक समानता है। भारत में आधुनिक इतिहास का जो स्टार्ट होता है कब से होता है, किस सन से होता है, कब से मान सकते हैं एक आप? सर, इसको लेकर इतिहासकारों में काफी विवाद है। कुछ जो हमारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो 1757 यानी प्लासी की लड़ाई को एक मेजर वॉर मानते हैं। और उस आधार पर इस डेट के बाद वो आधुनिक काल मानते हैं जब से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं या फिर आधुनिक जो संशोधनवादी इतिहासकार आए, उन्होंने ये बताया कि जब वास्तविक रूप में आधुनिकीकरण तब आया जब वो आधुनिक की विचारधारा आई, जिसमें हम तर्कवाद, अंधविश्वास को छोड़ हर चीज के पीछे रीजन को मानते हैं, राष्ट्रवाद जैसे जो तत्व है वो शामिल हुए। तो उस आधार पर 19वीं शताब्दी को हम आधुनिक भारत का प्रवेश मान सकते हैं। वेरी गुड। आप ये बताइए, इतिहास में एक आंग्ल और प्राच्यवादियों का विवाद बहुत फेमस रहा है, क्या था ये? आंग्ल बनाम प्राच्यवाद विवाद शिक्षा व्यवस्था में जब 1813 के एक्ट के बाद ये प्रावधान किया गया ब्रिटिश कंपनी या शासन के द्वारा कि उन 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये मुद्दा उठा कि वो शिक्षा का विकास किस भाषा में किया जाए, उसका माध्यम क्या हो और विषय क्या हो। इस आधार पर 2 खंड बँट गए हमारे जो थे ब्रिटिशर्स। एक आंग्लवादी थे जो इंग्लिश माध्यम में शिक्षा और विज्ञान एवं यूरोपीय भाषाओं की शिक्षा पे बल देते थे। वहीं प्राच्यवादी जो थे भारतीय साहित्य की शिक्षा पे बल एवं हिंदी माध्यम में शिक्षा में। तो ये विवाद 10 वर्षों तक चलते रहा। वेरी गुड। अधुनिस्यंदन का सिद्धांत क्या होता है? अधोमुख निस्यंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। ये लॉर्ड मैकाले के टाइम में दी गई। उनका कहना था शिक्षा से ही है कि हम सिर्फ भारत के शीर्ष लोगों को शिक्षा देंगे और शिक्षा छनकर नीचे के लोगों तक पहुंचेगी। ये है बिल्कुल। अधोमुख निस्पंदन। रैले और सैडलर आयोग दोनों के बीच में क्या अंतर है? रेले आयोग 1909 के आसपास है। सैडलर 1917, सॉरी सर, रेले आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम का है और 1917 का हमारा सर्जेंट आयोग है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो शिक्षा को लेकर आयोग आए, उसमें ज्यादातर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई, मोर कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जबकि सैडलर आयोग में शिक्षा को लेकर थोड़ा लिबरलाइज किया गया, प्राइमरी एजुकेशन में काम किया गया और वुमेन एजुकेशन के भी कार्य किया गया। अच्छा, एक बात बताइए, इतिहास लेखन की कौन कौन सी विधियां हैं? सर, इतिहास लेखन की बहुत सारी विधियां हैं। पहला हमारे राष्ट्रवादी लेखन है, मार्क्सवादी लेखन है, सब आर्टन लेखन है और सबसे शुरुआती जो ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा कैम्ब्रिज स्टडी हम कह सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और, वह इतिहास, क्या इस इतिहास को प्रमाणिक माना जा सकता है जो राजाओं का इतिहास है? ये प्रश्न आप। सर, पूर्णतः प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन ऐसे इतिहास के सोर्स के रूप में हम उसे यूज करते हैं। जो राजाओं के इतिहासकार है वो ज्यादातर उन लेखकों के द्वारा लिखे गए जिनको पैट्रनेज मिला हुआ था शासकों के अंतर्गत। वो ज्यादातर प्रशस्ति के रूप में उनकी प्रशंसा में लिखे गए, उसमें तिथियां वर्णित है। भारत में वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत आप कब से मान सकते हैं? वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत
सर जब नव संशोधनवादी इतिहासकार आए यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर से हम मान सकते हैं। दो बुक्स बताइए जो उस दौर दो की हैं। बुक्स, दो बुक्स सॉरी बताइए सर, इतिहास की जो, 2 किताबें। नहीं, इतिहास की दो किताबें नहीं, जो उस दौर की हैं, जो प्राथमिक जब हम लोग वैज्ञानिक इतिहास लेकर भारत का करने लगे उस समय दो किताबें बड़ी फेमस हुई थी, आप उसके बारे में बता सकती हैं? सर एक, सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे बुक याद नहीं आ रहा है, बट जैसे हम डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ते हैं तो उसमें पहले था कि उत्तराधिकार या फिर राजाओं की जो अक्षमता थी उसके नहीं, कारण वो डिक्लाइन हुआ। ओरिएंटलिस्ट ही थे, दो ओरिएंटलिस्ट बहुत फेमस बुक लिखे थे, आप ठीक है देख लीजिए। अच्छा ये हाँ बताइए, तो मैं, हम्म, जो मध्यकाल है, ठीक है, मध्यकाल का कालखंड कब से कब तक का है? मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल होते हैं लेकिन प्रॉपर मध्यकाल हमारा 12वीं शताब्दी से 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जाता है। अच्छा, अकबर महान है या अकबर महान है या अशोक? सर महानता की जो परिभाषा है वो तो एक नहीं है। दोनों अपने अपने समय के अनुसार उनकी परिस्थितियों के साथ उनकी महानता को हम माप सकते हैं या उनको चलिए पैमाने ठीक है, पे उतार सकते परिस्थितियां, चलिए ठीक है, परिस्थितियां अकबर के समान विकट थी या अशोक के सामने विकट थी? परिस्थितियां किनके समान विकट थी? हैं। अशोक के सामने सर जो भारत में शासन जिनके ऊपर किया जा रहा था वो भी हिंदू ही थे, और लेकिन अकबर के समक्ष परिस्थितियां थी पर उनके आते आते थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मुगल जो शासन है वो नहीं, अपनी नींव स्थापित कर चुका आप था। हमें ये आप हमें ये बताइए, एक बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे दूसरे धर्म का व्यक्ति एक ऐसे समाज पे शासन कर रहा है, उसका शासन करना ज्यादा आसान, उसके लिए परिस्थिति ज्यादा आसान नहीं होगी कि जो लोकल ही का व्यक्ति शासन कर रहा है उसके लिए आसान नहीं होगी? किसके लिए आसानी, किसके लिए होगी? सर आसानी अगेन अगर हम देखा जाए तो अकबर के लिए नहीं, मुश्किल थी। हुमायूं के टाइम से ही जब वो उनको छोड़ना पड़ा था दिल्ली कुछ टाइम के लिए तो परिस्थितियां थोड़ी विकट थी अकबर के टाइम में। तो अशोक क्या, के समय उनका पदारोहण थोड़ा आसानी से पूर्वक हो गया था। अच्छा आप ये मानती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, ऐसा कुछ सही है या क्या? इसके बारे में क्या आपका कहना है? ऐसे कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिले हैं, जो भी है वो क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं। तो इसको लेकर विवाद है अभी भी। पूर्णतः ऐसे हमें नहीं मिला है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा। कलिंग युग के बारे में हमें उनके शिलालेख से पता चलता है, पर इस घटना के बारे में किसी अच्छा, प्रामाणिक स्रोत से। बिहार में अशोक के कौन कौन से शिलालेख हैं और किस प्रकृति के हैं? शिलालेख शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, आप बताइए, आप क्या क्या हैं बिहार में? क्या स्तंभ है? स्तंभ अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़ में, लौरिया अरेराज में, कोल्हवा में अशोक के शिलालेख मिले हमें। अच्छा, मास्की और गुर्जरा, ये दोनों क्यों प्रसिद्ध है इसके शिलालेख अशोक के? मास्की और गुर्जर दक्षिण भारत में मिले जिसमें अशोक नाम मेंशन किया गया है। अन्य अभिलेखों में देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी करके यूज किया गया है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, क्या इतिहास को पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है? ये सर लिखा जाना चाहिए, पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इतिहास कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम एक बार तैयार कर लग गए। समय समय पर अनेक सारे स्रोत उभर कर आते हैं, कुछ इवेक्युएशन होते हैं, कुछ साइट्स मिलते हैं या कुछ वैज्ञानिक आधार पे। जैसे अभी पर्यावरणीय मुद्दा जुड़ गया है तो अब बहुत सारे इतिहास लेखन में हम पर्यावरण को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में तकनीक का रोल सबाल्टर्निज्म, और। ओके वेरी गुड, सबाल्टर्निज्म क्या है? सर सबाल्टर्न हिस्ट्री का अध्ययन है जिसमें हम हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो पढ़ते हैं, यानी नीचे के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी क्या समस्याएं थी, इसके लेकर के इतिहास का अध्ययन, ना कि केवल राजाओं का अध्ययन। तो क्या अभी तक जो आप इतिहास पढ़ रही हैं उनमें कभी कोई ऐसा इतिहास है जिसमें नीचे के लोग तबके के बारे में लिखा हो कि वैसे खाते थे वैसे रहते थे, ऐसा कुछ इतिहास, कोई किताब आप पढ़ी है? हमेशा तो यस राजनीतिक इतिहास सर,
बताइए, एक भी किताब बताइए आप। सबाल्टर्न में रामचंद्र गुहा है, जिसे हम फादर ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज कह सकते हैं, उनकी किताबें। आधुनिक। और मार्क्सवादी जो इतिहास रहे हैं इतिहासकार, जैसे हमारे बिपिन चंद्रा हो या फिर आर एस शर्मा है, उन्होंने नीचे के लोगों की समस्याओं को भी लिखा है। तो मार्क्सवादी इतिहासकार और सबाल्टर्न दोनों समाज के निचले तबके से को लेकर के इतिहास का लेखन किया है। क्या इतिहास में महिलाओं को उचित स्थान मिला है? क्या इतिहास ने उनके साथ न्याय किया है? इतिहास लेखन ने सर न्याय किया है। जैसे हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक टाइम या वैदिक इरा में जो भी नहीं, महिलाएं विदुषी नहीं, रही हैं, उनके बारे में भी नहीं, हमें ज्ञात होता है। हाँ, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, ये सब तो सब बोलती हैं। आप ये बताइए कि इतिहास ने क्या महिलाओं के साथ न्याय किया है? ये प्रश्न, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर फिर अगेन कि वो समाज और वो परिस्थितियां थी जिस हिसाब से महिलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे उसमें ज्ञान का लेकिन प्रसार हुआ, तर्कवाद आए, महिलाओं को भी महिलाओं को लेके बराबर स्थान देखिए दिया गया। दिया गया है, आप मानती हैं इस बात को? यस सर, जैसे आधुनिक भारत में हम ये पढ़ते हैं कि उस टाइम में कौन-कौन सी महिलाएं थी जो राष्ट्रवादी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। हाँ, ये हो सकता है कि उनके मुद्दे केवल बिल्कुल। ऊपरी महिलाओं के मुद्दे थे, जो हाई क्लास वुमेन्स थी। ये लो क्लास ये जो हाशिया के लोग, हाशिया की महिलाएं थी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको इतिहास ने मेरे समझ से उचित स्थान नहीं दिया। और बात सरोजनी नायडू की करें, और जो भी ऊंचे तबके के लोग हैं या जो भी हैं, सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू में क्या है कि उनको उतना स्थान, उतना महत्व नहीं मिला जितना एक अन्य प्रदर्शनकारी या फिर कहें कि स्वतंत्र सेनानी जो थे उनको मिला। मेरे समझ से ऐसा मानना है कि आप भी से सहमत है? यस सर, मैं सहमत हूँ इसमें। हम्म। तो महिलाओं को और स्थान मिलना चाहिए। यस अच्छा, सर, चलिए सिर्फ महिलाओं के भी बिहार। नहीं, तो फिर इसमें हम पिछड़ी जाति या फिर जो हमारे तथाकथित अस्पृश्य कहे जाते हैं, उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उनको भी बिल्कुल। स्थान मिलना चाहिए। शायद आपने नॉर्थ ईस्ट के भी जो ट्राइब्स या बिल्कुल, जनजाति हैं, उनका भी योगदान थोड़ा कम है। एक रानी बहुत फेमस है नॉर्थ ईस्ट रानी की। गेडेनलियू है। हाँ, ये बहुत फेमस है। ठीक है। आप ये बताइए कि आपका जॉब प्रेफरेंसेस क्या है? सर सबसे पहले बिहार पुलिस सेवा, राज्य वे- कर सहायक आयुक्त, बिहार शिक्षा सेवा। क्यों पुलिस सेवा में जाना चाहती हैं आप? सर पुलिस सेवा में जाना, सबसे पहले तो पुलिस सेवा है वो ग्रास रूट लेवल तक जुड़ी हुई है। कोई भी अगर पीड़ित या समस्या में होता है तो सबसे पहला राहत उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा ही मिलती है। दूसरा, मेरा ये खुद का मानना है कि मेरे अंदर जो डीप डिजायर है वुमेन के अपलिफ्टमेंट को लेकर के, वो पुलिस सेवा के द्वारा बेहतर रूप से पूरी की जा सकती है। चलिए, क्योंकि एक बात पुलिस सेवा में जाकर बताइए। मैं एक रोल मॉडल। अच्छा, ये बताइए, आज महिलाओं को 35% आरक्षण मिल गया, महिलाएं आ गई हैं पुलिस सेवा में। लेकिन होता यह है कि जब उनको ड्यूटी हम लोग लगाते, मैं भी पुलिस सेवा में हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि महिलाओं को जब हम लोग ड्यूटी देते हैं कि चलो भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो वो उतनी सक्षम नहीं हो पा रही हैं। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस के हिसाब से सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पुलिस पदाधिकारी उन महिलाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़े रहते हैं कि नहीं, इनको कुछ ना हो जाए। ये प्रैक्टिकल समस्या हम लोग के सामने आ रही है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, या क्या समस्या, कैसे देख रही है इसको आप? समस्या जहाँ तक है, मुझे लगता है थोड़ी-सी समाज की समस्या है कि शारीरिक रूप से खासकर नॉर्थ इंडिया में ये कि महिलाओं के पोषण पे उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो इसको हम ट्रेनिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। जो मतलब बीपीएससी या फिर बिपार्ड है हमारी, वो बेहतर रूप से और ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए। उनको सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतर रूप से तैयार करे। दूसरा, महिलाएँ खुद भी अ मतलब जब ट्रेनिंग के बाद भी खुद को फिट रखें या ऐसे सक्षम बनाएँ, और जो समस्याएँ आती हैं उनको, उनको लेकर अगर सुधार अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करें कि इन समस्याओं के कारण वो थोड़ी पीछे हैं, तो इन पे काम किया जाना चाहिए। तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि
पुलिस सेवा में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं फ्रंट पर जाकर काम करने के अलावा। जैसे हम टेक्निकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड से केसेज़ हैं, तो उसमें महिलाएँ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं और इससे केस भी सॉल्व होंगे और समस्याएँ भी दूर होंगे। तो तो उन क्षेत्रों में क्या महिलाओं को आगे नहीं रखना चाहिए? सर अगर कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा है, तो हम इसमें सोच सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर हॉबीज़ मेरी डायरी राइटिंग है और लिसनिंग ऑडियो बुक सुनना। किससे सुनती हैं आप? कौन-सा सब्सक्रिप्शन ले बहुत रखा है? सारे ऐप्स हैं, बट मैं अभी गीगल सुनती हूँ, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लर्निंग करके हैं, गीगल, प्ले स्टोर पे अच्छा, मिलेंगे। पॉडकास्ट वगैरह सुनती हैं? टेड टॉक सुनती हैं, हाँ, टेड टॉक? नहीं सर, मैं ज़्यादातर बुक्स की और ऑडियो समरी टाइप की सुनती हूँ। कौन-सी सुनी है आपने अभी हाल-फिलहाल में? हाल-फिलहाल में मैंने द विंग्स ऑफ फायर सुनी है, एपीजे अब्दुल कलाम की, इसके अलावा मलाला, अ द इंडियाज़ वेज़, एस जयशंकर की जो किताब है, अच्छा, वो। ये किताबें जो बुक्स आ रही हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आ रही हैं, जिससे कि हमारी जो किताबों की पढ़ने की चाहत और सहेजने और रखने की लाइब्रेरी का जो सिस्टम था, वो समाप्त सा हो गया और बस हम सुन भर लेते हैं। तो इससे नहीं लगता है कि एक हम ऐसी सभ्यता को, एक ऐसे विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि धीरे-धीरे किताबें जो प्रकाशन थी, वो लुप्त हो जाएँगी, लेखकों का रोज़गार समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है कुछ आपको? ये चीज़ें सही जा रही हैं? तो सही हम इस प्रकार से नहीं कह सकते कि सही है, गलत नहीं है। जैसे-जैसे विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम अब मशीन लर्निंग या आईओटीज़ की ओर जा रहे हैं। हर चीज़ डिजिटली हो रहा है। तो उस दौर में कहीं न कहीं जो फ़िज़िकल लाइब्रेरी है, वो खो रही है। पर ये नहीं है कि ये हमारी विरासत छूट जाएँगी। इसका हम जैसे जो हमारे लेखक हैं, वो जैसे बुक्स होते हैं, जैसे हमारा किंडल ऐप करके हैं, तो वहाँ पे बुक्स पीडीएफ तो फॉर्म में वो लिख लेकिन सकते हैं, लेकिन छपाई हो सकती है। तो क्या कहानीकारों का दौर आ गया, जो कहानी कहते हैं उनको सुना जाए? लेखक लेखक फिर किताब क्यों लिखेगा? जब सुनना ही है तो सुना दे बस वो। नहीं सर, सिर्फ़ मैं सुन रही हूँ, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बुक किताबें पढ़ना चाहते हैं। उनको रीडिंग में अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो लेखक बने रहेंगे। तो डायरी राइटिंग में क्या आप कौन-सी किसी की डायरी आपने पढ़ी है? जो बहुत फेमस हो, 1-2 डायरी बताइए आप। पढ़ी तो नहीं हूँ मैं, बट उनके बारे में सुनी हूँ। सबसे फ़ेमस एना फ्रैंक की डायरी है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुँ। जो हमारे नाज़ीज़ थे, उनके ऑक्यूपेशन के अंदर वो रह गई थी और उन्होंने उनके वो टीनेजर थी। तो उनके फैमिली के साथ तो क्या-क्या हुआ, पूरी भारतीय घटना को मेंशन। फेमस हो, जी सर? भारतीय लेखक जिनकी बहुत फेमस हो, डायरी लेखक। हुँ। एक डायरी है भगत सिंह की। उसमें उन्होंने अपने जेल के दौरान क्या-क्या हुआ उनको मेंशन किया और बहुत सारे जयप्रकाश नारायण की भी डायरी है। ठीक है। आप एक बताइए आप हमें बस कि न्यूज़पेपर पढ़ी हैं आप? यस सर। क्या 3 महत्वपूर्ण खबरें थीं? आज सर सबसे महत्वपूर्ण जो खबर मैं याद कर पा रही हूँ, वो रेड सी में जो हमारे हिज़्बुल्लाह है, हमास है, सॉरी सर। ठीक है, ओके। हाँ, हिज़्बुल्लाह जो है उनके अटैक किए जा रहे हैं रेड सी में, तो उसके कारण भारतीय जो कंटेनर्स होते हैं या ऑयल इम्पोर्ट होता है, उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, चलिए। हिज़्बुल्लाह हैं या हौती हैं? हाउथी सर, हाउथी। अच्छा, दूसरा? दूसरा सर जो सबसे इम्पोर्टेंट था, आदित्य L1 जो है, वो हुँ, हमारा 6 जनवरी को L1 लैग्रेंज पॉइंट में और हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। हुँ। तीसरा सॉरी सर, तीसरा मैं अभी याद नहीं कर पा रही, सुबह ही पढ़ी थी। ठीक, ओवर टू यू सर। हाँ, सीमा कुमारी, अच्छा, अच्छा। सीमा, ठीक है, सीमा, फेलियर को आप किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ में? सर मैंने बहुत सारी फेलियर भी देखी है, तो तो स्टार्टिंग में तो फेलियर काफी से डीमोटिवेशन होता है, बट हम जी, धीरे-धीरे बहुत से सीखते हैं और दोबारा से उठने का मौका मिलता है। तो फेलियर इज़ अ फेलियर है स्टेप। वैसे
हाँ, वैसे आप किसी चीज़ को फेलियर मानते हैं? मतलब फेलियर है क्या? अगर मैं कहूँ कि आप कुछ डिफाइन करिए मुझे फेलियर को, तो फेलियर किसे कहेंगे आप? आपने तो ट्राई किया है, तो फिर से दोबारा उठ गए। मेरे लिए लैक ऑफ माई प्रिपरेशन, या मैंने उतना हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए मुझे फेलियर मिला। और इससे मुझे एक आगे बढ़ने की, कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी और मैंने उसको यूज नहीं किया, तो आगे बढ़ने का एक मौका भी देता है। तो ये है मेरे लिए फेलियर। यार फेलियर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका मतलब लर्निंग दे रहा है आपको, आपको साहस दे रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। तो यस फेलियर सर। में यानी अच्छी चीज़ है फेलियर। यस सर, फेलियर है, बट बार बार कंटिन्यूस फेलियर के बाद भी लर्निंग नहीं लेना, ये बहुत थोड़ा गलत हो जाता है। मतलब रुक जाना, मतलब इंसान का एक तरह से अपनी गलतियों से नहीं सीखना। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, आप मुझे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बताइए, अभी रिसेंट टाइम की, जो भी प्रेजेंट रिजाइम की है, वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके सर। हाँ, सबसे हुँ, पहले एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। हाँ, ठीक है। अ, दूसरा सर, महिलाओं की हेल्थ को लेकर के हमारे बहुत सारे स्कीम है। मातृ वंदना योजना, हुँ, हुँ, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के है। आवासीय योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, महिलाओं के नाम से ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है, ताकि उनको घर की ओनरशिप मिले। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया है, जिसके तहत हुँ, हुँ, रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे हुँ, हुँ। तो इसके इसमें अलावा सबसे आपको फिनोमिनल सुरक्षा कौन-सा के लिए। लगता है? सीमा, हाँ, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फिनोमिनल कौन-सी स्कीम्स लगती है, जो लगता है कि टच कर गई है वुमेन को, उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला रही है? ये सर, सबसे पहले जैसे मैं उज्ज्वला की, तो हर घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुँच चुका है, और महिलाओं को पहुँच एक गया है? स्वच्छ वातावरण में अ कुकिंग की सुविधा मिली है। मुझे लगता है पहुँच गया है। 10 करोड़ तक महिलाएँ जो पहले नहीं जुड़ पाई थी, अब जुड़ गई हैं। अच्छा, हाल-फिलहाल अच्छा। में वो इसको अनुभव की हूँ, तो इसलिए मुझे सबसे पहले ये याद आ रहा है। ये जो फ्रीबीज़ कल्चर है, फ्रीबीज़, फ्री में अगर दे देना चीज़ें, ये कोई अच्छा कल्चर है, क्या मानते हैं आप इसको? भई तो फ्री में देना किसी चीज़ को। फ्रीबीज़ कल्चर तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फ्रीबीज़ 80। कल्चर के भी 2 आयाम हैं। आप किस हाँ, मतलब सरकार किस वर्ग को देना चाहती हैं ये सुविधाएँ? अगर वो नहीं, महिलाओं 5 के लिए। आप अगर देखिए 5 साल पहले भी आप 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे थे, खाना खिला रहे थे, ठीक है? आप आज भी 80 करोड़ लोग को खिला रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो आपका जो 5 साल का वो है, कुछ ना कुछ चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? ये तो होना ये चाहिए ना, 80 करोड़ से ये 50 करोड़ पे आ जाना चाहिए, कुछ मतलब घटने चाहिए ना हिसाब-किताब। तो यस ये सर, फ्रीबीज़ इसमें क्या कहीं कर न रहा है? कहीं कमियाँ हैं कि सरकार सभी को उतना गरीबी से मुक्त नहीं कर पाई है, नो डाउट, बट कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है। हुँ। अच्छा, अच्छा। और अभी इन्होंने क ये जो किया है, अभी कुछ दिन पहले ही आप देखा होगा कि मनरेगा की जो वेजेस थी, अब उसको आधार के साथ लिंक अप कर दिया है। मनरेगा की जो वेजेस हैं कि आपके पास आधार मैंडेटरी होना चाहिए आपके पास। तो ये क्या ये स्टेप सही है इस समय के लिए? सर, 1 जनवरी 2024 से ये कर दिया गया है कि सभी के लिए आधार मैंडेटरी होगा। इसका हाँ। मतलब अब हुँ, हर समय पेमेंट के लिए आपको आधार चाहिए। तो समस्या ये होती है, क्योंकि ये हमारे मज़दूर वर्ग हैं, कभी-कभी उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण पेमेंट में देरी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये व्यवस्था थोड़ी उतनी सही नहीं है। पर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, करप्शन को दूर करना है, तो कहीं न कहीं हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या आधार लिंक्ड पेमेंट पे जाना होगा। अ, अच्छा, तो अच्छा। जैसा कि सरकार ने कहा है कि कुछ स्टेट्स में अगर आधार लिंकेज को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ पे ये डेडलाइन हटाए जाएँगे, और इनको तो सरकार इस पे ध्यान दे रही है, और ये एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अच्छा, अन्य स्टेट्स। आप मानती हैं जो सरकार पहले डिसीज़न ले लेती है, उसके बाद उसको एहसास होता है कि डिसीज़न गलत लिया। देखा आपने अभी देखा ही हो 2 दिन पहले क्या हुआ? जो क्रिमिनल लॉज़ के रिफ़ॉर्म्स हुए, उसके अंदर मोटर व्हीकल के उसमें एक्ट में भी अमेंडमेंट हुए। उसके बाद सड़क में सब कुछ जाम हो गया, फिर सरकार ने डिसीज़न वापस लिया। तो सरकार कहते हैं बहुत हरी में रहती है क्या डिसीज़न लेने में? मैच्योर डिसीज़न नहीं आ रहे हैं क्या? सर, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हड़बड़ी में है या मैच्योर डिसीजन नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल को लेकर के एक ड्राफ्ट बिल लाया था। ड्राफ्ट बिल हुँ, यानी कि ऐसा बिल हम लाने वाले हैं, उनसे लोगों को मतलब लोगों को बताना।
जब लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ऐसे-ऐसे प्रोविज़न्स हैं, तो उन्होंने विरोध किया, शांतिपूर्वक विरोध था, उन्होंने जो भी किया। तो इसके बाद सरकार को भी ये एहसास हुआ कि हाँ, इसमें ये समस्या है या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है या जेल टर्म्स 10 साल की जो सज़ाएँ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि वो मेन बिल में इसको लेकर सुधार करेंगी। तो ड्राफ्ट प्रस्तुत करना एक ज़रूरी होता है, तभी हम स्टेक होल्डर्स की राय जान सकते हैं। ये आपका हॉबी आपने लिखा हुआ डायरी राइटिंग, क्या लिखते हैं आप? कुछ कविता भी तो अभी लिखते हैं क्या आप? नहीं सर, मैं अपनी डेली की एक्टिविटी लिखती हूँ और जब मैं आगे किसी पोस्ट पे जाऊँगी, तो बहुत सारे वहाँ पे काम होंगे, तो उसमें से कौन-सी मुझे प्रायोरिटी देनी है, नहीं देनी है, मैं उसमें मेंटेन करूँगी। तो एक प्रॉपर डेली रूटीन नहीं, आपका होता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, तो मेरा एक शेड्यूल टाइप डायरी राइटिंग होती है। दूसरी मैं अपनी लाइफ़ की इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी गलत चीज़ें या सही चीज़ें हों, वो भी नोट करती हूँ उसमें। अच्छा आप उससे मतलब डायरी राइटिंग से आप कुछ सीख भी रही हैं उसमें कि आपसे जो गलतियाँ होती हैं उसको रेक्टिफाई करती हैं, उसको आगे बढ़ती हैं। यस चलिए सर। अच्छा सीमा सीमा हाँ, मैम आप कुछ प्रीति मैम? एज़ यूजुअल हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बट आप मुझे बस जाते-जाते आप मुझे एक ऑडियो बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए? और मतलब आप वो यस बुक क्यों रिकमेंड कर रही हैं? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एज़ अ सिविल सर्वेंट मैं इंडियाज़ वे द एस जयशंकर की जो बुक है वो रिकमेंड करना चाहूँगी। इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है और आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर उसमें वो मेंशन किया गया है। ओके। और आप मुझे ये भी बताइए कि आपके भागलपुर में एक बहुत फ़ेमस वो बड़ी शिव मंदिर है, ठीक है? वो है ना वहाँ पे? है? आपको पता है? भोलानाथ शिव मंदिर है। हाँ, तो वो एक बहुत फ़ेमस है अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अपनी एक यूनिक शेप के लिए। तो आप मुझे वो बता सकते हो कि वो किस लिए कौन-सी यूनिक शेप के लिए फ़ेमस है? सॉरी मैम, ऐसा मुझे विज़िट वहाँ पे मैं मतलब मैं गई नहीं हूँ मंदिर घूमने, बट नागरा शैली स्टाइल में वो मंदिर होंगे। शेप मैं नहीं गई हूँ तो मैं नहीं बता सकती। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम ना फटाफट आपका रिव्यू ले लेते हैं कि हाउ यू परफॉर्म्ड इन द इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सुधीर सर, आप स्टार्ट करिए इनका रिव्यू। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं ये मीटिंग एंड होने में, तो आई होप कि हम फटाफट और कर पाएँ। आप आपके बारे में सीमा, आपका ये 2-3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो आप हिस्ट्री में अच्छी हैं। हिस्ट्री की तैयारी आपकी ठीक है, हाँ, अच्छी है। अच्छी। हुँ, आप कोशिश कीजिए कि अपना इंटरव्यू इस साइड ही ले जाएँ। हुँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए आपने इसी इंटरव्यू में 15 10 से 12 मिनट हिस्ट्री की तरफ ही रोके रखा। ये अच्छा है। हर इंटरव्यूअर की ये चाह रहती है कि मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ इससे ऐसा पूछूँ जो ये चीज़ें मतलब मनोनुकूल बता पाए या ना बता पाए, ऐसा इंटरव्यू, ठीक है? ये चीज़ होती है। तो ये एक चीज़ आपका हिस्ट्री अच्छा है। दूसरा आप कॉन्फिडेंट भी दिख रही हैं। कमी कहाँ है? कमी देखिए, कमी है आपके, मैंने जो समझा ये करंट जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, करंट इश्यूज़ में क्या आप कर रही हैं, ये थोड़ा लगा मेरे को कि 3 न्यूज़ तो बतानी चाहिए और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव न्यूज़ बताएँ। जैसे आप 3 आपकी फ़ेवरेट न्यूज़ क्या है? तो आप कोशिश कीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ बताएँ। इससे क्या होता है ना कि वो सोचता है कि ये पेपर से भी पॉजिटिव आईआर बताना ज़रूरी नहीं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ न्यूज़ हो कि हाँ, एक बच्चे को आज इसने एक पुलिस वाले ने बचा लिया। तो ये बड़ा इम्प्रेसिव था। एक छोटा-सा न्यूज़ ही होता है लेकिन पॉज़िटिव न्यूज़ एक अच्छा आप आपकी इमेज रहेगी कि चलिए एक पॉज़िटिव न्यूज़ जिसने बताया। एक आप ये कर सकती हैं। करंट अफ़ेयर्स पे ध्यान दे सकती हैं और ये जैसे कि पुलिस वाले के महिला वाला जो मैटर था आपका कि हाँ, ठीक है, महिलाएँ ऐसा कर रही हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आपने ठीक टैकल किया, उसको और बेटर कर सकती थी। आपने ट्रेनिंग की बात की और ये ठीक है, एडमिट कर लिया कि हाँ, ये चीज़ है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसको बिल्कुल एडमिट ही करना था। ये ठीक था आपका, स्टैंड ये भी ठीक रहा। आप थोड़ा-सा वो ब्रश अप कीजिए करंट इश्यूज़ को, करंट अफेयर्स को, आईआर को और क्योंकि इन पक्ष पे हम लोग जा नहीं पाए अभी आज। हुआ कि आप और स्टिक करने की कोशिश कीजिए कि आप हिस्ट्री की तरफ ही अपने इंटरव्यू को ले जा सके तो होप कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे उसमें। मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री की तैयारी आपकी अच्छी है। सर,
आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है। मैं कहूँगा आप अच्छा बोलते हैं, आपको समझ है चीज़ों की, ध्यान से सुनते भी हैं अपनी बातों को। जैसे कि सुधीर जी ने बताया आपको कि आपकी जो इसकी हिस्ट्री की नॉलेज है वो आपकी अच्छी है। थोड़ा-सा आप वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा था हिस्ट्री लिखी जा सकती है दोबारा, तो आपने वहाँ कहा कि आपने एडिशन जैसे कि हुँ। आपके वो एनवायरनमेंट एक्सकैवेशंस हो रहे हैं, ठीक है? उसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो एडिशन हुआ ना, वो रीराइट नहीं होगा ना। जो हिस्ट्री तो जो इतिहास हो गया वो हो गया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो गया। जो एक बार जो घटना घटित हो गई, अब हम लोग इतिहासकार ये नहीं करेगा ना कि उसका मतलब स्वयं से वर्णन नहीं करेगा ना, इतिहास तो जो हो गया, ठीक है? तो यस वहाँ सर, आपने जो आपने कहा पहले छुपे रह ये गए हैं उनको यस उजागर किया जाता है, हाँ, वो जिनका आप ठीक कह रोल रही कम थी। दिया गया है उनको शामिल हाँ, किया जा सकता है। और वो इतिहास को कहा जाता है चेतना की वृत्ति है वो। इतिहास हाँ, चेतना की वृत्ति है। तो आपकी कंसाइंस से और आपका जो सच्चाई है वो आना चाहिए। ये चीज़ वो भी एक वैल्यू है इतिहास की बहुत बड़ी। हाँ, तो वो आपने वही एक यहाँ हिस्ट्री में वहाँ गड़बड़ हुई थी, बाकी आपने कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं किया है और सक्सेस फेलियर में थोड़ा-सा और अच्छा बता सकते थे आप कि सर कहाँ पे जब तक आदमी कोशिश कर रहा है तब तक उसे कहाँ फेलियर मान लें सर। और लर्निंग्स का जो बात मैं कह रहा था, वो बात आप ला सकती थी अच्छे से उस चीज़ को सामने और ठीक है, आप अपनी थोड़ा मैम से कंसल्ट कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट टाइम अगर बैठती हैं हमारे साथ पैनल में, तो आपका जो आपको पहन के वहाँ जाना है, ड्रेसिंग जो आपको वहाँ हुँ। फॉलो करना है, एग्ज़ैक्ट वही आप फ़ॉलो कीजिएगा। तो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूँगा तो आपको पता चल जाएगा फेशियल इंप्रेशन आपके कैसे जा रहे हैं, आप बातें कैसे कर रही हैं, हमसे संवाद कैसे हो रहा है। सुधीर जी ने आपसे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री को आपको लेके वो काफ़ी वो ठीक था और आपकी एक चीज़ बाकी और भी आपके सर, सॉरी हाँ, फॉर हाँ, इंटरप्शन। बता हाँ, ना एक बताइए, एक आप बताइए। आधार पे जो आपने कहा पहले नेगेटिव गवर्नमेंट को आप हाँ, कर देती है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल हुँ, नहीं करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है। पहले आप उसके बेनिफिट्स को बताइए, फिर बताइए सर लकुनाज़ है वो रेक्टिफाई कर लिए जाएँगे। हाँ, ये ये एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि पहले नहीं आप बताना है कि जैसे ये कि प्रॉब्लम है। हुँ। क्योंकि ये है ना कि एक संवाद चल रहा है गवर्नमेंट और उसके बीच में। तो क्या होता था पहले कोई संवाद हो ही नहीं पाता था, तो चीज़ें पहुँच नहीं पाती थी। आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की एज में बहुत तेज़ी से पहुँच जाता है। तो आप कहिए सर वो कुछ ना कुछ लॉज़ होंगे, उसके डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, फिर उसमें रिफॉर्म्स होंगे, तो वो होते रहेंगे और ये एज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ 140 करोड़ की लोगों की डेमोक्रेसी है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो सर हुँ, तो इस तरह से आप डिफेंड करके उनको निकलने की कोशिश कीजिए आप। बाकी आप ठीक हैं, मतलब आपसे बात करके लगता है कि आपको अच्छी नॉलेज हो चुकी है तो और जिस अगर तरह से आपको ठीक ये है प्रेज़ेंट कर रही हैं